और यूपी में जिस तरह से करारी शिकस्त जो हुई है, यहाँ पर 33 सीटों पर जिस तरह सिमट गई है, उस पर मंथन करना बहुत जरूरी भी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये राजीव कि कल 13 सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजों में भी बीजेपी पिछड़ गई, महज 2 सीटें हासिल कर पाई। अब ऐसे में कल जो ये जनादेश आया है, ये कितना बड़ा संदेश लेता हुआ नजर आता है? यहां पर कितनी बड़ी चिंताएं और चुनौतियां यहां बीजेपी के लिए खड़ी होती नजर आई, या फिर उपचुनाव है और जिस तरह से बीजेपी की तरफ से जो यही कहा जा रहा है कि भाई ज्यादातर जो कल चुनाव हुए वो नॉन बीजेपी गवर्नमेंट वाले जो है राज्यों में हुए हैं, तो ऐसे में जहां जो सरकार है उसके पक्ष में ही रिजल्ट आना चाहिए। और कल ऐसी स्थिति हमने देखी भी, अगर हम उत्तराखंड को छोड़ दें, बिहार को छोड़ दें, तो अब ऐसे में आप किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि अभी आगे नजर इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव हैं, 2027 के जो है यूपी विधानसभा चुनाव तो हैं ही, लेकिन उससे पहले तो असल जो परीक्षा है यूपी की 10 सीटें, जिस पर अभी उपचुनाव की तारीखें घोषित होना बाकी है। देखिए पूजा, कल इसी वक्त जब हम लोग बातचीत आपके कार्यक्रम में कर रहे थे तो उस वक्त रुझान आ रहे थे, और तभी मैंने आपको कहा था कि इंडिया गठबंधन विपक्ष अगर चुनाव जीतता है इन पर, हालांकि ये सरकार का चुनाव माना जाता है मोटे तौर पर, आप देखिए तो उसी तरह के नतीजे भी हैं। तो आज के अखबारों में ये बात आएगी कि इंडिया गठबंधन को इतनी सीटें मिली, बीजेपी को इतनी सीटें मिली, और एक मनोवैज्ञानिक लाभ की स्थिति होगी। हुआ वही, आज कोई भी अखबार उठा के आप देख लीजिए या किसी भी चैनल की हेडलाइंस देख लीजिए तो उसमें वही चीज़ें हैं, लेकिन उससे किसी भी सरकार की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, हिमाचल प्रदेश जिसकी चर्चा मैं कल कर रहा था, तो कांग्रेस ने वहाँ 2 सीटें जीतकर अपने आप को और मजबूत कर लिया। अब उनको 35 बहुमत के लिए चाहिए था, अब उनके पास 40 विधायक हैं, और हिमाचल प्रदेश की सरकार अब आने वाले दिनों में एक स्थिर सरकार के तौर पर काम करेगी, ऐसा माना जा सकता है। ये जो उपचुनाव के नतीजे हैं, इसको अगर अलग अलग आप देखें, 3 टीएमसी के बीजेपी के विधायक पाला बदल के टीएमसी में आए थे, वो तीनों के तीनों जीत गए। इसके अलावा जो निधन हुआ था वो पश्चिम बंगाल से जीत गए। बद्रीनाथ के सीट की ज़्यादा चर्चा है। लोग कह रहे हैं कि जो भगवान श्री राम से जुड़ी जगहें थीं या धार्मिक जगहें थीं, जैसे अयोध्या हार गई, चित्रकूट हार गए, रामेश्वरम हार गए, एक चल रहा है मामला। अब इसके बाद बद्रीनाथ सीट को, इस पूरे चुनाव के नतीजों में बद्रीनाथ सीट को हाईलाइट किया जा रहा है, और बद्रीनाथ की सीट हारना भाजपा के लिए एक चुनौती और एक चिंता का विषय हो भी सकता है। सवाल ये नहीं है कि बद्रीनाथ की सीट भारतीय जनता पार्टी ने हारी है, सवाल ये है कि बद्रीनाथ की सीट पर पिछली बार भी कांग्रेस पार्टी जीती थी, इस बार भी कांग्रेस पार्टी जीती है, लेकिन बद्रीनाथ के विधायक कांग्रेस से जीतकर वो भारतीय जनता पार्टी में पाला बदल के शामिल हो गए थे, और भाजपा ने उन्हें टिकट दिया था और वो चुनाव हार गए। यानी दल बदलुओं को भी इस चुनाव में एक तरह का संकेत मिला। अगर मध्य प्रदेश को छोड़ दें, मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा में जो सीट है जहां से भाजपा जीती है, वो पहले 3 बार कांग्रेस के विधायक रहे थे, और वो कमलनाथ का गढ़ छिंदवाड़ा रहा था, जो इस चुनाव में नहीं रहा। लोकसभा चुनाव भी वो हार गए, उनके बेटे नकुलनाथ। वो कांग्रेस से बीजेपी ने अपनी झोली में लिए, जो पिछले 3-4 चुनाव से मध्य प्रदेश में सरकार होने के बावजूद नहीं जीत पा रही थी। तो अलग अलग राज्यों के, आप बिहार का देखिए, शंकर सिंह ने निर्दलीय आरजेडी और जेडीयू दोनों को झटका दे दिया। तो अलग अलग राज्यों के अलग अलग नतीजे अलग अलग संकेत देते हैं, और बात वही है कि उपचुनाव के नतीजे ज़्यादातर सरकार जिसकी होती है उसके आते हैं। अब यही फार्मूले के हिसाब से अगर 10 सीटों में, जहां उत्तर प्रदेश में विधानसभा के उपचुनाव होने हैं, वो वहां पर ये फार्मूला कितना लागू होगा? 10 सीटों में 5-5 सीटें इंडिया गठबंधन या समाजवादी पार्टी और एनडीए की है। अगर आप देखें, इसमें 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी की है, 2 सीट एक निषाद पार्टी की है और एक जैन चौधरी की आरएलडी की है। तो इन 10 सीटों पर जो चुनाव होने वाला है, उसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि हालिया हुए लोकसभा चुनाव में 7 सीटों पर इंडिया गठबंधन या समाजवादी पार्टी के लोकसभा उम्मीदवार को 7 विधानसभा क्षेत्रों में बढ़त मिली है। सिर्फ 3 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां भाजपा को बढ़त मिली है। तो अगर इस दृष्टि से देखें तो ये जो उपचुनाव उत्तर प्रदेश के होने वाले हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ये इतने महत्वपूर्ण है कि आपको मालूम है कि लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद से
और जब से इन उपचुनावों की चर्चा हुई है, योगी आदित्यनाथ ने अपने 16 मंत्रियों को और संगठन की तरफ से इन विधानसभा उपचुनाव जहां होने हैं, इन विधानसभा क्षेत्रों में प्रभारी 15 दिन पहले ही नियुक्त कर दिए गए हैं, जो जमीनी रिपोर्ट तैयार कर। कई तो विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां 2-2 मंत्रियों की नियुक्ति की गई है, और वो टोटली जातीय आधार पर देख करके, जैसे मैं अंबेडकर नगर में लालजी वर्मा जो वहां से चुनाव जीते हैं लोकसभा का, उनकी कटहरी विधानसभा सीट पे जो प्रभारी बनाए गए हैं वो उसी जाति के बनाए गए हैं जिससे लालजी वर्मा आते हैं। यानी हर जगह जातिगत समीकरण को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रभारी और टिकटों का चयन करने के लिए संगठन के लोगों को भेजा है। आज वहां पर लखनऊ में प्रदेश कार्य समिति की बैठक हो रही है, और अगर आप भारतीय जनता पार्टी के जमीनी कार्यकर्ताओं से बात करें तो सिर्फ बात उनके मुंह से इतनी निकलती है कि 10 साल देश में सरकार रहने के बावजूद और 7 साल राज्य स्तर पर सरकार रहने के बावजूद जो आम कार्यकर्ता है, जो जमीनी कार्यकर्ता है, वो ऐसा नहीं महसूस करता कि सरकार उसकी है। उसके काम धाम, यहाँ तक कि एमएलए भी जनता का वाजिब काम करा पाने में भी उस तरह से सक्षम नहीं होते हैं। कार्यकर्ता अगर संगठन की दृष्टि से देखें तो पूरे भारत में जिस पार्टी का सबसे अनुशासित कार्यकर्ता है या सबसे ज़्यादा संगठन के लिए काम करता है तो वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। लेकिन सरकार आने के बाद उसके कार्यकर्ताओं में उदासी का एक माहौल क्यों बनता है, ये नेतृत्व को आज जरूर समझाने की कोशिश मुझे लगता है कि जमीनी कार्यकर्ता करेंगे। राजनीति में राजनीतिक कार्यकर्ता सिर्फ समाज में एक प्रभाव के लिए वो पॉलिटिक्स में आता है, और अगर उसकी सरकार में रहते ही उसका प्रभाव वहाँ स्थापित अपने समाज में ना हो तो फिर उसके अंदर एक उदासी का भाव आता है। भारतीय जनता पार्टी को चिंतन करने की ज़रूरत इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि अनअपेक्षित पूरे देश में जो परिणाम आए उसमें उत्तर प्रदेश के परिणाम ऐसे थे जो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव या राहुल गांधी को भी इस बात का अंदाजा मुझे नहीं लगता कि था, क्योंकि निजी बातचीत में कभी भी 43 सीटों का दावा किसी नेता ने इंडिया गठबंधन के किया हो, मुझे ऐसा याद नहीं आता है। लेकिन उनकी अपेक्षाओं से बहुत ज़्यादा सीटें, और सीटें ही नहीं मिली उन्हें, मत प्रतिशत जो मत मिले, जो इंडिया गठबंधन के नेताओं की जीत का जो अंतर है वो आप देखिए कि कितना ज़्यादा है। अगर आप 80 सीटों का देखें, अगर आप कल के विधानसभा उपचुनाव को भी देखें तो जो भी बीजेपी के खिलाफ के जो जितने विधायक जीते हैं उनका सबका मत प्रतिशत 50% से ऊपर है। जो 2 बीजेपी के विधायक जीते हैं उनका मत प्रतिशत आप देखिए कम है। तो सवाल ये है कि वोट भी ज़्यादा मिले हैं, और वो मत प्रतिशत के हिसाब से या सीटों में जीत के अंतर के हिसाब से तो उत्तर प्रदेश में जो 10 विधानसभा चुनाव होने हैं उपचुनाव, वो इस मामले में भी इंटरेस्टिंग है कि हाल के लोकसभा चुनाव की दृष्टि से भी अगर आप देखें तो इंडिया गठबंधन का पलड़ा भारी है। और दूसरे, अभी इसी फरवरी में राज्यसभा चुनाव के वक्त जिन लोगों ने समाजवादी पार्टी से पाला बदल कर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को वोट दिया था, उनमें से उनके विधानसभा क्षेत्रों में भी उनके विधानसभा क्षेत्रों में भी इंडिया गठबंधन को बीजेपी से ज़्यादा वोट मिले हैं। रायबरेली के जो मंत्री गए थे, जिनका बहुत, मनोज पांडे, जिनका बहुत जोर शोर से बीजेपी ने स्वागत किया था, उनके अकेले के विधानसभा में, एक विधानसभा में सोनिया गांधी उतने वोट से कभी नहीं जीती। राहुल गांधी 80,000 से ज़्यादा वोटों से लीड पर उनकी अकेले की विधानसभा में थे। तो ये दल बदलू जो पूरे देश में है, ये उनके लिए भी एक संकेत है। बिल्कुल, एक बहुत बड़ा संकेत और संदेश कल के नतीजों ने दिया है।